हेलो फ्रेंड्स, बीसीसी नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण, मीन्स एसिड, बेस एवं साल्ट। पहला अध्याय हमने पूरा कर लिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में इनके टाइप्स क्या होते हैं। मीन्स हम अपने डेली लाइफ में इनको एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं घरों में, उसमें कहीं ना कहीं एसिड और बेस और सॉल्ट तीनों ही मौजूद होते हैं, बट हमको पता नहीं होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि एसिड और बेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं एसिड्स के। पहले लिखा हुआ है एसिड्स, जिसमें कि ज़्यादातर जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं। और उसके साथ टी हो गई, आपको पता है, बैट्रिक एसिड्स हो गए, विनेगर हो गया, मिल्क है, सोडा है, एप्पल्स है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अम्ल में आती हैं, एसिड्स में आती हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस में कुछ कॉमन हाउस होल्ड बेसिस होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सोप जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा भी है और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मेडिसिन भी है और टूथपेस्ट आपका हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है? बेसिस में आती हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। मीन्स जो अम्ल होते हैं, अगर आपने टेस्ट किया है, लेमन को टेस्ट किया है, ये खट्टा होता है। और जो बेस होता है ये स्वाद में थोड़ा क्षारीय होता है, तो इसको क्षारक बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिटमस पेपर के बारे में, कि लिटमस पेपर क्या होते हैं। तो लिटमस पेपर हो गया या मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिनोप्थिलीन हो गया, और इसी प्रकार से कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि टर्मरिक भी होता है। ये सारी चीज़ें ही नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको पता नहीं है, कोई प्रोडक्ट आपके पास है, कोई भी वस्तु आपके पास है, ये अम्ल है या क्षार है, मीन्स ये एसिड है या बेस है, अभी आपको ये चीज़ पता नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी इंडिकेटर लिया, इंडिकेटर क्या करता है? वो इंडिकेटर हमको बताता है कि ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट एसिड है या बेस है। तो जैसे ही आप एसिड या बेस इंडिकेटर के साथ जो है वो रिएक्शन कराएंगे या कंबाइन करेंगे, तो इंडिकेटर अपना कहीं ना कहीं कलर चेंज कर देता है। तो जो कलर चेंज होता है ये कुछ भी हो सकता है, और ये अलग अलग इंडिकेटर्स के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे ही ये कलर चेंज होगा, आपको पता चल जाता है कि ये हमारा एसिड है या बेस है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप देखिए, यहाँ पे फिनोप्थिलीन यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज है और बहुत सारी चीज़ें ये क्या करती हैं? इंडिकेटर का काम करती हैं। लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बैगनी रंग का होता है। ये हमारे थैलोफाइटा जो ग्रुप होता है उसके समूह से जो लाइकेन होता है उस पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, इसका नेचुरल कलर कौन सा होता है? बैगनी होता है, और ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोप्थिलीन को, कि फिनोप्थिलीन जो हमारा होता है, फिनोप्थिलीन जो फिनोप्थिलीन है, ये कहीं ना कहीं जब हम यूज़ करते हैं तो जो एसिड होता है, अगर तो एसिड में ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। और जैसे ही जो है वो बेस का हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब समझिए आप कि अगर आप समझ लीजिए कि आपने अगर लेमन लिया है, ऊपर से अगर आपने लेमन लिया और इस लेमन में आपने अगर फिनोप्थिलीन ऐड किया, तो कहीं ना कहीं इसका जो वो होगा ये कलरलेस होगा। और अगर आपने कोई बेस लिया, जैसे कि सोप लिया, और सोप को जो है आपने, मान लीजिए आपने सोप लिया और सोप को ऐड किया, तो ये फिनोप्थिलीन का कलर कैसा हो जाएगा? थोड़ा पिंकिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो है वो वर्क करता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं।
मिथाइल ऑरेंज भी इसी प्रकार से अपना कलर जो है वो चेंज करता है, इंडिकेटर का काम करता है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये एसिडिक कंडीशन में, जो भी एसिड आप ले रहे हैं, मान लीजिए एसिडिक कंडीशन में कैसा कलर देगा, ये आपको रेड कलर देगा। और लाइकवाइज बेसिक कंडीशन में कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज भी किस हिसाब से वर्क करता है। इसी प्रकार से लिटमस पेपर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। लिटमस पेपर बहुत ही कॉमन जो है वो इंडिकेटर है जो कि हर लैब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर को हम देखते हैं। ये हमारा जो लिटमस पेपर है ये भी इंडिकेटर का काम करेगा। ये रेड टू ब्लू होता है बेस में। तो अगर हम बेस लेते हैं तो यहाँ पे ये रेड टू ब्लू का मतलब आप समझे, क्योंकि लिटमस पेपर जो है अगर रेड कलर का है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में। और ठीक इसके अपोजिट होता है, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। मीन्स अगर ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो हमारा कैसा हो जाएगा, रेड, अगर एसिड है। ये समझ गए आप। अब बात करते हैं फोर्थ जो है इंडिकेटर की, चौथे इंडिकेटर की, वो है टर्मेरिक। यस, आप सही समझ रहे हैं, ये हल्दी है जो हमारे घरों में होता है। हल्दी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर में काम करता है और बहुत सारे हैं नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे घरों में हम उपयोग भी करते हैं। टर्मेरिक का देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एसिडिक कंडीशन होती है, मतलब एसिड होता है, उसमें कैसी होती है, हमेशा येलो होती है। ठीक है, तो अगर आप टर्मरिक में कोई एसिड मिलाते हैं, मान लीजिए कि अपने नींबू का रस मिला दिया या किसी भी और दूसरे फल जो एसिडिक फल है, मान लीजिए पाइनएप्पल है, उसका रस मिला दिया आपने, या कोई भी एसिड, बैटरिक एसिड डाला, तो इसका कलर कैसा है, येलो ही रहेगा। मगर ये कलर चेंज हो जाएगा कब, जब आप इसमें बेस डालेंगे। तो जैसे ही आपने टर्मरिक में क्या हुआ, बेस का यूज़ कर लिया, सोप का यूज़ कर लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर आपको प्रयोग करना, आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी आपके कपड़े पे अगर खाना गिर गया, उस खाने में हल्दी मौजूद थी और आप उस कपड़े को जब धोने लगते हैं, सोप का यूज़ करते हैं, तो वो जो एरिया होता है, जो दाग होता है, वो रेड कलर का हो जाता है। और जैसे जैसे आप पानी डालते जाते हैं, वो रेडिश कलर जो है वो वैनिश होता जाता है। तो रेड कलर क्यों हो जाता है हल्दी वहाँ पे, क्योंकि आपने बेस का इस्तेमाल यानी सोप का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप घर में भी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ फ्लावर्स भी हैं, उनके पेटल्स हैं, जिनको हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ गए अभी कि एसिड और बेस एक्चुअल में हम अपने घरों में हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे और इंडिकेटर्स देखे। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि बेसिकली अम्ल और क्षारक के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उससे पहले मैंने आपको अभी लिटमस पेपर जो पढ़ाया है, यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिटमस पेपर को यूज़ किया गया है और उसने अपना कलर चेंज किया है। ये हमारा दोनों ही फिगर में लिटमस पेपर है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, फिगर जो है फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड है। ठीक है, इस फिगर फर्स्ट और सेकंड में एक रेड लिटमस पेपर है, ये वाला रेड है, और ये वाला कौन सा है, ब्लू है। तो देखिए इस दोनों में कलर चेंज हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी रेड टू ब्लू हो जाएगा तो ये कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में देखिए रेड टू ब्लू हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, बेस हो गया। मतलब ये जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं क्षारक होगा, और ये दूसरा सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिड यानी अम्ल होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू टू रेड हो रहा है। अब आते हैं, देखते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। प्रयोगशाला में पहले आपको दिया हुआ है 2.1 में, विज्ञान के प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, H2SO4, HNO3 मीन्स नाइट्रिक अम्ल, और एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी चीज़ों को आपको लेना है, इनके सैंपल्स लेने हैं और इनको आपको टेस्ट करना है, और साथ में इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं और जांच करनी है कि कौन सा आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा कलर दे रहा है किस इंडिकेटर के प्रेजेंस में। तो अभी आप यहाँ समझ गए। यहाँ पे भी आपको देखिए लिटमस है, फेनोप्थिलीन है, मेथिल ऑरेंज है, ये सब चीज़ों का प्रयोग करने के लिए दिया गया है और इस साड़ी में आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, आप ये खुद कर सकते हैं और अभी आप समझ भी गए हैं। और आगे अभी इस पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं, इस पोर्शन को आगे आप समझ जाएंगे। जब आप पूरी तरह से चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक और एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी सूचक। ऑल्फैक्टरी सूचक क्या होते हैं, देखिए ऑल्फैक्टरी सूचक मीन्स हो गया कि जो कलर ना देके स्मेल जो है वो हमको प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग स्मेल देते हैं अलग अलग कंडीशंस पे, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी सूचक। ये भी इंडिकेटर होते हैं पीएच के, बट क्या होता है, ये स्मेल जो है उनकी चेंज हो जाती है, मीन्स या तो डिसअपियर हो गई या तो ऐसे ही बनी रहेगी। इसमें सबसे पहले देखिए बारीक कटी हुई प्याज को लिया गया, एक ऑनियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसी ऑनियन को आपको लेना है और उसको उसके साथ में प्लास्टिक थैले में भरना है उसको और फ्रिज में रख देना है। इसके साथ साथ
इस टुकड़े में आपको अम्ल या क्षारक का उपयोग करना है, ठीक है, और देखना है कि क्या चेंजेस होते हैं। फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं जिसमें आपको क्लब्स का एग्जाम्पल मतलब कि लौंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और साथ साथ जो है आपको वनीला का एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे तनु वनीला और लौंग का एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ऑनियन है, जो आप घरों में यूज़ करते हैं, उसको हम प्याज बोलते हैं, ये ऑनियन की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्मेल जो है इसकी वो डिसअपियर हो जाती है। ओके, डिसअपियर हो जाती है किस कंडीशन में? बेस में, ठीक है। तो ऑनियन की जो स्मेल है वो क्या हो जाती है? वो डिसअपियर हो जाती है बेस में। बट अगर हम बात करते हैं कि एसिड्स की, तो ऑनियन की स्मेल जो है वो डिसअपियर नहीं होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम क्लव ऑयल लेते हैं, ठीक है, क्लव ऑयल मीन्स लौंग का तेल, तो लौंग का तेल जब हम लेंगे तो इस कंडीशन में देखेंगे कि जो है वो एसिड में इसकी स्मेल होती है, बट जैसे ही हम बेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। सेम जो है वो वनीला के साथ भी होता है। अगर वनीला की बात करेंगे तो वनीला हैज़ अ सेम प्रॉपर्टी कि एसिड में इसकी स्मेल तो होती है बट बेस में इसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारे कह सकते हैं कि नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हैं, क्योंकि हमारे घरों में कहीं ना कहीं इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब हम ये समझ गए अम्ल और क्षारक क्या है। हम देखेंगे कि धातु मीन्स आप समझ गए होंगे मेटल्स, तो मेटल के साथ इनकी रिएक्शन कैसे होती है। तो मेटल प्लस एसिड और मेटल प्लस बेस, ठीक है, अम्ल हो गया और क्षार हो गया। अब इनकी जो है मेटल के साथ रिएक्शन कैसी होती है। क्रियाकलाप 2.3 में दिया हुआ है, देखिए एक चित्र है 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करना आपको। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा फिगर आपको दिया हुआ है 2.1 में, कैसे जिंक के साथ जो है H2SO4 की रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने जिंक ले लिया है, दानेदार जिंक ले लिया है, और साथ साथ उसमें क्या ऐड किया है, H2SO4 ऐड किया है, और इस पर्टिकुलर ट्यूब से यहाँ पे हाइड्रोजन जा रही है और यहाँ से जो है वो निकल रही है, और यहाँ कैंडल यूज़ किया गया है और वो हाइड्रोजन कैंडल के प्रेजेंस में वो बस्ट हो रही है। ये पूरे एक्सपेरिमेंट में हमको क्या पता चलता है कि जब भी मेटल के साथ अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं, मेटल के साथ किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है रिजल्ट में? हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। आगे हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन देखिए इस प्रकार से दी हुई है, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पे ये समझ गए कि जब भी हम एसिड लेंगे और एसिड के साथ जब भी हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा? जैसे कि मैंने बताया आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लवण जो है ये क्या है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसका पहले हम लिखते हैं रिएक्शन, तो हमको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रही है। तो जिंक, दानेदार जिंक लिया आपने, साथ में H2SO4 लिया यानी हाइड्रोजन सल्फेट लिया, ये आपका जो है ये एसिड है, ठीक है, और ये आपका क्या है? वो मेटल है, जैसा कि लिखा हुआ है। यहाँ रिजल्ट में हमको क्या मिला? ZnSO4। शायद ये रिएक्शन मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताई है, पहले चैप्टर में। ZnSO4 प्लस H2 जो कि गैस है, ये आपकी कैंडल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस वो बर्स्ट हो रही है। ZnSO4 आपका क्या है? लवण, इसको हम साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लवण को हम साल्ट भी बोलते हैं। तो ये हमको रिएक्शन देखने को मिलती है यहाँ पे। मीन्स जब भी आप मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, तो हमको क्या मिल रहा है? लवण मिल रहा है, यानी साल्ट मिल रहा है, साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाकलाप 2.4। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे हम NOH के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको वापस से वो पूरा सेटअप नहीं दिखाया गया है। सारी चीज़ वैसे ही होगी। यहाँ पे हम NOH यूज़ करेंगे, यानी हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन देखिए इस प्रकार से लिखी हुई है, 2NaOH जो कि एक्वस है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पहले बता रखी है, प्लस जिंक जो कि हमारा सॉलिड है, और रिजल्ट में क्या बना है? Na2ZnO2 प्लस H2 गैस मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सोडियम जिंकेट
ये भी एक तरह का सॉल्ट हमको मिला, और यहाँ पे साथ में क्या मिला हमको, हाइड्रोजन गैस। हमने क्या देखा कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन एसिड या बेस दोनों के साथ ही कराते हैं तो हमको रिजल्टेंट सॉल्ट मिल रहा है और साथ में क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। बट एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है हमेशा सभी धातुओं के साथ नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन, ये आपका सेटअप दिया हुआ है चित्र नंबर 2.2 में। इसमें देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, एक दो परख नलियाँ ली गई हैं ए और बी, और परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 लिया गया है, और परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया गया है, और दोनों परख नली जो है उसमें 2 ml तनु HCl मिलाया गया है। तनु मीन्स डाइल्यूट। आपने क्या निरीक्षण किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिएक्शन आपकी लिखी हुई है ए में और बी में क्या रिएक्शन हुई है। ए के केस में देखते हैं, हमने यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया है जो कि सॉलिड है, प्लस हमने इसमें तनु मीन्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। रिजल्ट में हमारा मिला हमको 2NaCl जो कि एक सॉल्ट है, लवण है, साथ में हमको वाटर मिलता है, और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसके स्थान पे मीन्स सोडियम कार्बोनेट के स्थान पे हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे H लिखा हुआ है, ऊपर ध्यान दीजिएगा सोडियम कार्बोनेट, नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं। तब हम देखते हैं तब भी हमको NaCl मिला, साथ में H2O मिला, और साथ में क्या मिला, CO2। दोनों ही केसेस में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट, ये 3 चीज़ मिल रही है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जब भी हम किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स यानी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं अम्ल की अभिक्रिया, तो हमेशा हमको सॉल्ट यानी लवण प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये रिएक्शन कॉमन होती है किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो हम यहाँ पे समझ गए कि रिएक्शन किस प्रकार से हुई। रिएक्शन आपको मैंने पहले बता दिया है, चैप्टर नंबर 1 में आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो हमें उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कराने पर, एक आगे रिएक्शन देखते हैं कि चूने का पानी यहाँ पे है और साथ में CO2 है। अगर इसे हम आगे जो है किसी रिएक्शन में आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में क्या H2O प्राप्त होता है। जैसे कि अभी पीछे जाके हम फिर से देखते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे हमने देखा कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ की गई है, सॉरी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ की गई है, एसिड के साथ की गई है, और यहाँ पे चूने के पानी की रिएक्शन जो है वो CO2 के साथ की गई है। आपको यहाँ पे एक फिगर ही मैंने बना के रखा है, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसमें, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर आप समझ गए, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है, चूने का पानी बोलते हैं उसे। जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा लाइम वाटर है वो देखिए मिल्की हो जाता है, मीन्स इसका प्रेसिपिटेशन होने लगता है, अवक्षेप बनने लगता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CaCO3 श्वेत अवक्षेप। रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CaOH प्लस CO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और साथ में क्या है, H2O रिलीज हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट यही जो है आपका टन्स मिल्की जो लिखा हुआ है श्वेत अवक्षेप, यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। बट ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हम ज़्यादा CO2 प्रवाहित करते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो यही रिएक्शन जो है अंत में जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रदान कराती है, जो कि जल में विलयशील होती है। तो चूना पत्थर हो, खड़िया हो या संगमर हो, सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म होते हैं, और ये सभी जो है धातु कार्बोनेट और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये था आपका कुछ एग्जांपल्स। ये आपकी फाइनल रिएक्शन भी यहाँ पे दी हुई है, जो कि हमने अभी बात किया, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनते हैं। ये चीज़ हमको अभी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी तक हमने अम्ल की रिएक्शन मेटल्स के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ देखी। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार अगर हमको मिले और हमने आपस में इसकी रिएक्शन करा दिया तो क्या होगा। क्रियाकलाप दिया हुआ है 2.6। इसमें देखिए परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लिया गया है और उसमें कुछ बूंदे जो है वो फेनोल्फथालीन की डाली गई है।
विलयन का रंग क्या होता है आपसे पूछा गया है। इस विलयन में एक एक बूंद तनु विलयन मिलाइए। इस अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया है क्या? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथालीन का रंग क्यों बदल गया? तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे, बट हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो फिगर बना हुआ है राइट साइड में, ये फिगर मैंने बनाया है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा क्या होगा, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स जब भी आप एसिड या बेस की रिएक्शन कराएंगे उसको कहेंगे उदासीनीकरण, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, जिसमें कि जैसे आपको दिया हुआ है एसिड और बेस को यहाँ पे आप मिला रहे हैं और आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे आपका लवण बनेगा और साथ साथ जल बनेगा। यही रिएक्शन आपकी यहाँ पे लिखी भी हुई है जो आपके क्रियाकलाप 2.6 में है। NaOH मीन्स ये आपका क्या हो गया, बेस यानी क्षारक हो गया। ये चीज़ें आपको बाद में देखिए याद हो जाएंगी, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किसको आप क्षारक बोले किसको आप अम्ल बोले। 5 मिनट बाद अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि किसको हम अम्ल बोलते हैं किसको क्षारक। वैसे तो आपको मैंने बताया है कि इंडिकेटर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कैसे इंडिकेटर की उसके हम अम्ल या क्षारक का जो है वो अध्ययन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। फिर भी कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, बेस है। इसमें आप जब भी HCl ऐड करेंगे जो कि हमारा एक अम्ल है, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा NaCl प्लस साथ में क्या बनना चाहिए, H2O, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक जो है आपका H2O बनेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हमने, उदासीनीकरण। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षारक, अम्ल और लवण तथा जल। अभी देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसी होती है। क्रियाकलाप 2.7 में देखिए, बीकर में कॉपर ऑक्साइड लिया गया है और काफ़ी अल्प मात्रा में मिलाते हुए उसमें धीरे धीरे HCl मिलाया गया। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। आप देखेंगे विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलाया आपने, क्या बोला है, जल तथा लवण बन गया। हम यहाँ पे लिखते हैं मेटल, ठीक है, मेटल ऑक्साइड हम लिख सकते हैं जिसको हम धातु ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस हमने एसिड लिया यानी अम्ल लिया और इसको मिलाया तो क्या बना, सॉल्ट यानी लवण बना, प्लस क्या बना, जल बना, मीन्स वाटर बना। ये रिएक्शन होती है। जरा इस रिएक्शन को हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप रिएक्शन को लिखेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से कॉपर की रिएक्शन के साथ होती है। CuO जिसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, जैसा कि आपके क्रियाकलाप में दिया हुआ है, प्लस अगर हम इसमें HCl मिला देते हैं, ठीक है, HCl मिला देते हैं, CuCl2 बनता है प्लस H2O बनता है। हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब भी हमने किससे कराई, HCl से कराई। कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है, जैसा कि हमने अभी बताया। HCl क्या है, हमारा एसिड है। ओके, आप ऊपर की रिएक्शन से मैच कराइए और साथ में क्या बना, कॉपर क्लोराइड बन गया, ये हमारा सॉल्ट है, एक तरह का लवण है, और जल मिल गया, वाटर। ये रिएक्शन को समझ में आ गई। आप अगर अपने दैनिक जीवन में कभी आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, आपने देखा होगा कभी भी आप तांबे का या पीतल का अगर बर्तन लिया हुआ है और उसमें आप खाना अगर छोड़ के रख दें, राइस है या कोई भी चीज़, ओवरनाइट या कुछ घंटे, तो आप जब उसको निकालेंगे खाना अपना या राइस अपना निकालेंगे तो देखेंगे कि नीचे का हिस्सा थोड़ा ग्रीनिश टिंच में हो जाता है, ब्लूइश ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। तो एक्चुअल में ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कॉपर है और या हमारा कोई भी मेटल है, तो वो मेटल जो है वो रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, एसिड के साथ, और वो सॉल्ट बनाता है जो कि कलर इस तरह सा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर नील हरित टाइप का होता है। ये हमको अभी समझ में आ गया कि अभिक्रिया किस हिसाब से होती है। अतः अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित करिए। हमने कर लिया और देखा ये बैलेंस भी है। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, हमने अभी देख लिया। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है। तो आपने अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी के बीच की रिएक्शन देखी है, ठीक है, कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किसकी हुई थी,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, वो एक तरह का बेस है। मीन्स यहाँ पे भी आपने रिएक्शन देखी और हमको क्या मिला अंत में, लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन आपने देखी है अभी जो मैंने बताया है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ रिएक्शन करने पे लवण बना और जल का निर्माण होता है। तो सेम जो है वो रिएक्शन बेस के साथ भी होती है। जैसे कि एसिड में जब भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बना है। इसी प्रकार क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, एसिड के केस में हमने धात्विक ऑक्साइड लिया था, मीन्स मेटल ऑक्साइड लिया था। इस केस में हम नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम मेटल नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अभी देखिए कुछ प्रश्न है, पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अभी आपने पढ़ा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, धातु के साथ जब अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, कैंडल से आपने किया। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी इजी है, आप जब पूरा लेसन पढ़ लेंगे या जो आपने पढ़ा है इसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं, अपने से करने की कोशिश करिए। और जहाँ तक रिएक्शन बैलेंस करने की बात है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सभी अम्लों एवं क्षारों में क्या समानता है, देखिए सिमिलरिटीज क्या होती है। अभी तक तो हमने पढ़ा अलग अलग मेटल से रिएक्शंस, बट अभी देखते हैं कि इसकी सिमिलरिटीज क्या होती है। तो अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, यानी हम कोई भी मेटल एसिड ले लें या हम कोई भी बेस ले लें तो हम देखेंगे कि जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो अब हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब हम ये जान गए हैं कि हाइड्रोजन सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मीन्स जो हमारा मेटल होता है वो कहीं ना कहीं अम्ल से वो हाइड्रोजन विस्थापित कर सकता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए मेटल की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेटल जो है इस एसिड से क्या विस्थापित करता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि इस एसिड में जो आप एसिड यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। एक चीज़ क्लियर हो गई। आगे देखते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है या नहीं। आगे की आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें। क्रियाकलाप 2.8 देखिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लिया गया है और एक कार्क पर 2 किले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख लिया गया। ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें आपने एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में क्या मिक्स किया है, आपने एसिड मिक्स किया है और साथ साथ कुछ और चीज़ें भी, कुछ और ग्लूकोज का सॉल्यूशन, अल्कोहल का सॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें कंपेयर की है। मैं बैटरी सेटअप के बारे में आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप बैटरी सेटअप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो है वो विद्युत का प्रभाव होता है किसी भी इस सेल में। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपने इसमें HCl ऐड किया, जब भी आपने इसमें HCl ऐड किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बीकर में तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करना है आपको। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो है वो प्रवाहित होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये HCl ब्रेक हो जाता है H++Cl- में। हमेशा कोई भी अम्ल जो है वो जल में जाने के बाद वो H+ आयन को रिलीज करता है। तो ये H+ आयन कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है और यही H+ आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए, यानी विद्युत प्रवाह करने के लिए। बट आपको ग्लूकोज या अल्कोहल में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये दोनों ही एसिड नहीं है और इसलिए H+ आयन जो है वो रिलीज नहीं करते हैं। जैसे कि आपके इस पैरे में देखिए लिखा हुआ है, अम्लों में धनायन होता है यानी H+ तथा ऋणायन जैसे कि HCl में क्लोरीन माइनस, HNO3, NO3 ये सारे ऋणायन भी होते हैं और धनायन होते हैं जैसे कि H+। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ठीक है, अभी आप ये समझ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी बेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो जिस प्रकार से HCl जो है वो H++ HCl- में ब्रेक हो जाता है यानी टूट जाता है, इसी प्रकार से NOH है या कोई बेस है, ये भी Na++OH- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये अभी आपको आगे और चीज़ें समझने को मिल जाएंगी।
देखते हैं कि नेक्स्ट की जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया है, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में ड्राई NaCl मीन्स की सोडियम क्लोराइड लिया है। इसमें उन्होंने ऐड किया H2SO4। तो कभी भी आप अगर NaCl की रिएक्शन आप H2SO4 से कराएंगे तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन में आपको हमेशा NaHSO4 प्लस HCl मिलेगा। ये जो रिएक्शन आपकी हो रही है चित्र 2.4 में, जिसमें कि HCl गैस का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण हो रहा है, इसमें NaCl लिया गया है और H2SO4 ऐड किया गया है। चित्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है। जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? NaHS4 मिल रहा है, मतलब सोडियम बाई सल्फेट मिल रहा है, और साथ साथ HCl का निर्माण हो रहा है, जो कि एक गैस यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप जो भी आपकी निकास नली है, ये देखिए ऊपर निकास नली यहाँ पे कॉर्क दिया गया है, इस निकास नली के पास आप लिटमस पेपर लेके जाइए। एक आपको ड्राई लिटमस पेपर लेना है और एक आपको वेट लिटमस पेपर लेना है, और दोनों ही चेक करना है कि दोनों ही कंडीशन में आप क्या अंतर देखते हैं। देखिए यहाँ पे शुष्क HCl गैस और HCl विलयन, तो इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है, ड्राई लिटमस आपने लिया और वेट लिटमस लिया, तो आपको ड्राई लिटमस में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको वेट लिटमस पेपर में रिजल्ट दिखेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि आपको HCl गैस है, इससे पता चलता है कि HCl गैस है तो बट डिटेक्ट नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी क्या होता है कि हम ये रिएक्शन, जैसे कि आपको बताया हमने, ये रिएक्शन NaCl के साथ और H2SO4 के साथ कराया, तो ये तो कंफर्म है कि HCl गैस जो है वो फॉर्मेशन इसका होगा। बट कभी भी अगर आपको टेस्ट करना है निकास नली के पास लिटमस पेपर ले जाके, अगर आपने ड्राई लिटमस पेपर लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपने ड्राई लिटमस पेपर लिया हुआ है, तो होता क्या है एक्चुअली में कि इस ड्राई लिटमस पेपर में वो HCl गैस एब्जॉर्ब नहीं होती है, और जब भी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कभी भी हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो है उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl माइनस, मतलब कभी भी HCl गैस जो है वो हमेशा वाटर की उपस्थिति में, यानी H2 की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन को रिलीज करेगी। साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं होते। तो जब जल की अनुपस्थिति मतलब जब आपने ड्राई लिटमस पेपर लिया उस केस में HCl गैस से H+ आयन पृथक नहीं हुए, तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं दिखा। जब आपने वेट लिटमस पेपर लिया, इस केस में हम क्या हुआ कि HCl से ये H+ आयन पृथक हुए और वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा। हाइड्रोजन आयन कभी भी देखिए फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, इसको हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो इसको हमेशा क्या लिखते हैं, H+ एक्वस लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, ध्यान दीजिए, HCl प्लस H2O, जब भी ये मिक्स हुए तो H3O प्लस, ठीक है, प्लस Cl माइनस, ये इसका निर्माण हुआ। ये जो H3O प्लस है ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ओके, आगे देखते हैं कि H प्लस प्लस H2O मिलके किसका निर्माण करते हैं, H3O प्लस, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन। तो ये एक बात रखिएगा कि HCl जैसे ही आपका जल में जाता है H+ रिलीज तो करता है, बट ये H+ किसके, H2O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इसी वजह से जो वेट लिटमस पेपर होता है वो रिजल्ट देता है आपको, और ड्राई लिटमस पेपर जो होता है वो रिजल्ट नहीं देता है। आगे देख लिखा हुआ है कुछ बेस के साथ, हमने देखा कि अम्ल में जल में हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। आइए देखें किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। तो जब भी आप किसी क्षारक को लेंगे और उसको जल में घोलेंगे, NaOH सॉलिड है, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, ये भी एक्वस। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि जब भी आप किसी क्षारक को लेंगे और उसको जल में मिक्स करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये यहाँ आपने वाटर दिया, Na प्लस बना और OH माइनस बना, तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपने KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका K प्लस
और प्लस OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या दिया, इसको वाटर दिया, ये हो गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अभी आपने क्या सीखा कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये फिगर जो आपको ऊपर दिया हुआ है, देखिए मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए दिया है, फिगर नंबर 1 और 2। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने बेस लिया, बेस वाटर में जाएगा और क्या बनाएगा, Na++OH-। जब हमने कोई एसिड लिया, ओके, एसिड लिया तो ये वाटर में जाके क्या बनाएगा, H++Cl-। मीन्स हमेशा एसिड क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है जल में, और बेस क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है, OH-। ये हो गया डिफरेंस। अभी सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये पॉइंट है, क्या आप जानते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक हैं या क्षार हैं, ये आपको देखना। तो अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल तथा सभी क्षारक क्या, अभी हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ आयन और क्षारक क्या है, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो, मैंने आपको बताया भी अभी। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको उदासीनीकरण मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले ही बताई, फिर भी इसको हम यहाँ फिर से समझ लेते हैं कि आपने जब भी इस प्रकार से MX+HOH मीन्स यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया, ये आपका सॉल्ट बना लिया MX, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, वाटर, ओके। यानी जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन आपने कराया, ठीक है, ये आपने एसिड लिया और ये आपने बेस लिया, तो इस प्रकार से ये पोर्शन मिलके आपका सॉल्ट बनाएगा और H और OH अलग होके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये आप समझ गए। ये रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। क्रियाकलाप देखिए 2.2 दिया हुआ है, 2.10, जिसमें कि एक बीकर में आपको 10 ml जल लेना है, इसमें कुछ बूंदे डालना है आपको H2SO4 की और धीरे धीरे घुमाना है। बीकर के आधार को स्पर्श करना है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर में क्या कोई चेंज हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी है। ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्रिया का डिस्कशन हम पहले ही चैप्टर में कर चुके हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो जल में कभी भी अम्ल या क्षारक आप घोलेंगे तो कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्माशोषी नहीं। मीन्स ये हीट हो जाएगा। पहले आपको मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ, ऊष्माक्षेपी मतलब कि ये हीट अप हो जाएगा और हीट इसकी बढ़ेगी, हमारे सॉल्यूशन की हीट बढ़ेगी। इसका मतलब साफ हो गया कि कभी भी आप NOH को लीजिए और उसको वाटर में डालिए, ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया होगा कभी, तो आप जैसे इसको मिक्स करेंगे तो हमेशा हीट क्या होगी, वो रिलीज होगी, आपका सॉल्यूशन क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, ठीक है, तब भी इसमें ऐसी रिएक्शन होती है। तो अम्ल को सदैव आपको क्या करना है, धीरे धीरे मिलाना है और लगातार चलाते रहना है, हिलाते रहना है। और सांद्र जो है अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मीन्स वो ज़्यादा आपने अगर कंसनट्रेट जो है वो H2SO4 मिक्स कर दिया तो ये आपका सॉल्यूशन काफ़ी तेज़ हीट क्रिएट करता है और बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन वो पूरा स्पिल आउट हो सकता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से और भी प्रयोग हैं, देखिए। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो ये कुछ मीन्स एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं या कुछ सावधानियां दी हुई हैं, आप इसको पढ़िए और समझिए। अगला आपका है प्रश्न में आप देखिए कि HCl, नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो है बेसिकली पहले से मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे एसिड्स हैं जो कि किसी भी जल में जो है H+ आयन को रिलीज करते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके चैप्टर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इस लेसन में मैंने अभी पढ़ाया आपको। तो आप पहले तो ये लेक्चर अच्छे से सुनिए और उसको समझिए, खुद प्रैक्टिस करिए और इन सारे क्वेश्चंस को जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है और कहीं भी आपको मुश्किल आती है या आपको लगता है कि ये कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगले लेसन में हम आगे देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, जिसमें कि हम pH के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा pH, तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
टेक केयर, गुड बाय।